नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम श्रम निरीक्षक की क्लास आज एमसीक्यू फॉर्मेट में लेने वाले हैं। आप लोग की जितनी ज़्यादा डिमांड रहती है हम लोग उसके हिसाब से जो है पूरा करने का कोशिश करते हैं। तो आप लोग की ही आ रही थी बार बार कमेंट सेक्शन में कि एमसीक्यू फॉर्मेट में कराइए। तो आज जो मैं लेके आई हूँ एमसीक्यू भी है और एक उसका डिटेल भी है, दोनों चीज़ें रहेंगी। थोड़ा सा हम उस पर चर्चा करते हुए चलेंगे ताकि आप लोग को समझ में आए चीज़ें। ओके, चलो हम लोग जो है स्टार्ट करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप जो हो इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज़ शेयर करिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा आपको कैसा लगा, जिससे हम लोग को भी एक अप्रिशिएशन मिलती है। और हाँ, साथ ही साथ चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सीजीपीएससी नॉलेज हब का जो ऐप है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे फ्री टेस्ट भी चलते रहते हैं, उसके अलावा अदर स्टडी मटेरियल भी मिलते हैं, साथ ही पेड भी आपको जो बैचेस हैं वहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगा। उसके अलावा वहाँ पे भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है, जैसे श्रम वाला अवेलेबल है वहाँ। ओके, तो आप बिल्कुल इसके लिए कर सकते हैं। चलिए हमारा जो आज का सेशन है वो शुरू करते हैं। तो हमारा जो सेशन है वो श्रम निरीक्षक यानी कि लेबर इंस्पेक्टर के लिए रहेगा। तो उसमें एक टॉपिक होता है श्रम अधिनियम। ओके, तो श्रम अधिनियम क्या है, श्रम अधिनियम में कैसे कैसे नियम आते हैं, ये सभी क्या होता है, एक थ्योरी पोर्शन होता है इसका। मैं आपको जो चीज़ें हैं श्रम अधिनियम के बारे में एक बार बताया भी है मैंने पिछले क्लास में। इनमें से मैं जो चीज़ें पढ़ाऊंगी उसका हमारे पास जो है अलग से कंटेंट भी होगा जो कि थ्योरी मटेरियल में होगा। तो आप थ्योरी के लिए बिल्कुल वहाँ पे जुड़ सकते हैं ऐप पे, वहाँ से मिल जाएगा आपको लेबर इंस्पेक्टर के का जो भी नोट्स है वो आपको मिलेगा यूट्यूब पीडीएफ सेक्शन में। जब भी आप ऐप डाउनलोड करेंगे वहाँ पे रजिस्टर करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। मैं एमसीक्यू में जो चीज़ लाई हूँ उसको यहाँ पे जैसे पढ़ेंगे और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देखते हुए चलेंगे। साथ ही साथ आप ध्यान रखना जितनी चीज़ें यहाँ पे आएंगी ना वो कहीं ना कहीं श्रम अधिनियम को इफेक्ट करती है। तो वो क्वेश्चन में पूरा संभावना इसका 80 to 90% है कि आए। तो आप प्लीज इसको मिस मत करिएगा। ओके, पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि ये सही जोड़ी में अधिनियम और उसके पारित होने का समय बताया है, आपका सन बताया है। जैसे पहला ऑप्शन है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ऑप्शन बी है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, ऑप्शन सी बोनस अधिनियम का भुगतान 1971, ऑप्शन डी है ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। इसमें से आपसे पूछा गया है कि सुमेलित नहीं कौन सा नहीं है, और डायरेक्ट उसके जो अधिनियम और उसके वर्ष, जिस वर्ष ये अधिनियम आया है उसका ही ये पेयर बना के दिया है। यदि आप देखें तो इसमें से सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी। इसका अगर स्पष्टीकरण देखें तो देखिए, बोनस भुगतान अधिनियम जो है 1965 में पारित किया गया था एक्चुअल में। बाकी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 ही है, मातृत्व अधिनियम 1961 ही है, ट्रेड यूनियन 1926 ही है। लेकिन जो आपका सी नंबर का है बोनस अधिनियम ये 1965 में है, इसीलिए जो है सुमेलित नहीं में सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारा, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य को यौन उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता। अब ये श्रम अधिनियम से कैसे संबंधित है समझिए। श्रमिक में महिला और पुरुष दोनों आते हैं और वहां पर मानवोचित दशाएं का निर्माण करने का भी जो संविधान में कहता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी श्रमिक के लिए मानवोचित दशाएं प्रदान की जानी चाहिए। तो जब कोई महिला किसी श्रम जो है आपका श्रम करती है कहीं कारखाने पे या किसी भी स्थल पर, कार्यस्थल पर, तो उसके साथ भी उचित व्यवहार किया जाना चाहिए, ना कि अनुचित। इसलिए इसको बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी श्रम अधिनियम के तहत आएगा, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो इस जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि उत्पीड़न कौन सा नहीं होगा, यौन उत्पीड़न खासकर। ऑप्शन ए है यौन संबंध बनाने की मांग या अनुरोध, ऑप्शन बी यौन संबंधी टिप्पणी, ऑप्शन सी खराब शारीरिक संपर्क, या ऑप्शन डी ऑफिस के कैबिन में बैठक। अगर आप समझ रहे होंगे, ये इस क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे तो समझते होंगे कि यौन उत्पीड़न क्या होता है। जब आप किसी को सेक्सुअली हैरेस्ट करोगे, कैसे आप उसको या तो संबंध बनाने की मांग करोगे, यानी कि यौन उत्पीड़न तो है ये। उन पर टिप्पणी करोगे कुछ सेक्सुअल उस पे कंटेंट पे, तो भी है। खराब शारीरिक संपर्क, आप गलत तरीके से उसको टच कर रहे हो तो वो भी एक प्रकार से यौन उत्पीड़न है। लेकिन ऑफिस के कैबिन में अगर आप बैठक करते हो या नॉर्मली आपस में बैठ के बात करते हो तो उसको यौन उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। मैं आपको बता दूं
कि जो आपका आधिकारिक काम का हिस्सा होता है, कैबिन बैठक या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या अपने कलीग्स के साथ जो भी बैठक होती है, इसलिए उसको नहीं डाला जाता। आप कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए जो कि यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आती है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ थोड़ा समझना जरूरी था। पहली चीज, अनुचित शारीरिक संपर्क। आप कहीं भी छू रहे हो, है ना, मैं बोलूँ तो सीधा सीधा उसके शरीर को किसी तरीके से गलत तरीके से छू रहे हो, कहीं पे इसको चिमटी काट रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वो सब क्या हो गया, अनुचित शारीरिक स्पर्श, यानी कि यौन उत्पीड़न है। दूसरा, यौन संबंधी बनाने का अनुरोध करना। अगर सामने वाला आपसे फेमिलियर नहीं है इसके लिए या सामने वाले का मर्जी नहीं है, तो वो यौन उत्पीड़न है। तो अगर ये आप ऑफिस में करते हो तो भी, ऑफिस के बाहर करते हो तो भी, अगर आप सामने वाले की मर्जी के बिना ऐसा हरकत करते हो तो गलत है ये। यौन संबंधी टिप्पणी, यही कि कुछ भी कमेंट कर देना है। पोर्नोग्राफी दिखाना, अगर आप किसी को सेक्सुअली कंटेंट दिखाते हो या पोर्न वीडियोस वगैरह दिखा देते हो या कुछ कंटेंट दिखाते हो, तो वो भी एक प्रकार का यौन उत्पीड़न है, क्योंकि सामने वाले की उसमें मर्जी नहीं है। गंदी टिप्पणी करना, कभी हम गंदे कमेंट कोई पास कर दे हम पर, तो वो क्या होता है, वो भी एक गंदी टिप्पणी करना भी यौन उत्पीड़न होता है। कोई भी महिला हो, अगर उस पर आप जो है कोई भी गंदी जो है कमेंट करते हैं, तो फिर यौन उत्पीड़न में आएगा। और साथ ही यौन प्रकृति का कोई भी अवांछित शारीरिक क्रिया या गैर मौखिक व्यवहार, अगर आप जो हो ऐसा कुछ एक्ट कर रहे हो बॉडी से या फिर कुछ ऐसे तरीके से इशारे कर रहे हो, तो ये सारे यौन उत्पीड़न में आएंगे, तो आप प्लीज ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मातृ लाभ अधिनियम या मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के बारे में क्या सही है? एक्चुअल में इस ओरिजिनल जो आपका मातृत्व लाभ अधिनियम है उनके बारे में पूछा गया। मातृत्व लाभ अधिनियम में कई बार आप संशोधन हो चुके हैं, परंतु जो क्वेश्चन है वो 1961 में आए अधिनियम के बारे में है, तो उसी को हम बेस मानकर चलेंगे। पहला कथन कहता है कि यह सिर्फ सरकारी कार्यालयों में लागू है। दूसरा कहता है यह केवल उन्हीं कार्यालयों में लागू होता है जिसमें 10 से अधिक कर्मचारी होते हैं। और तीसरा कथन कहता है कि यह अधिनियम गर्भवती महिला कर्मचारियों को सवेतन मातृत्व अवकाश का अधिकार देता है। एक्चुअल में इसमें सही क्या होगा, ऑप्शन देख के बताइए। ऑप्शन ए है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी केवल 1 और 2। अगर आप समझते हैं तो कार्यालय, है ना, ऐसा नहीं है कि केवल शासकीय कार्यालय में लागू होता है, ये शासकीय और निजी दोनों कार्यालय में लागू होता है, जहां पे 10 से अधिक लोग काम करते हैं और सवेतन मातृत्व अवकाश है, उस समय वेतन मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ये जो होगा उसका सही आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, गर्भवती महिला कर्मचारियों को कितने सप्ताह का वैतनिक मातृत्व अवकाश पाने का अधिकार है? यही हमारा अधिनियम जो है उसी के अंतर्गत। ऑप्शन ए 6 सप्ताह, ऑप्शन बी 10 सप्ताह, ऑप्शन सी 12 सप्ताह और ऑप्शन डी 16 सप्ताह। क्योंकि ये अभी वर्तमान में 24 सप्ताह हो चुका है, लेकिन पहले ये कितना था वो आपको बताना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 12 सप्ताह। किसी भी महिला कर्मचारी को अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसको 12 सप्ताह या 84 दिनों का जो मातृत्व अवकाश है, ये मातृत्व अवकाश के लिए जो अधिनियम 1961 में बनाया गया है, जो मूल अधिनियम है उसके अनुसार है। अभी वर्तमान में चेंज हो गया है, परंतु ये क्वेश्चन अगर पूछा तो मूल अधिनियम से पूछेगा। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम कब पारित किया गया था? वही बार बार आ रहा है, महिला श्रमिक है या महिला कार्यकर्ता है या कुछ काम कर रही है, तो उसके साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम को निषेध करने के लिए एक अधिनियम लाया गया। वो किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए 2007, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 1995 या ऑप्शन डी 2013। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2013। वर्ष 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न अधिनियम पारित किया गया। बहुत ज्यादा हैरेसमेंट हो रहा था, इसके कारण इस अधिनियम को लाया गया। यह अधिनियम वो जो है किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न से संबंधित क्रियाओं का या फिर किसी भी प्रकार के हैरेसमेंट को प्रतिबंध करता है। अगर ऐसा कोई पाया जाता है तो वहां पे उसके खिलाफ कार्यवाही भी होगा। ये जो अधिनियम है 2013 में पारित हुआ और इस अधिनियम को 9 दिसंबर 2013 से लागू किया है। ये भी याद रखिएगा, 9/12/13। ओके, 9/12/13, 9 दिसंबर 2013 से जो है ये लागू है।
छठवें नंबर का क्वेश्चन है कि एक कर्मचारी जो एक कार्यालय में 1 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है, लेकिन उन नियोक्ता के द्वारा बिना उचित कारण के उसे बर्खास्त कर दिया गया है, तो इस मामले को किसके तहत सुलझाना चाहिए। कहने का मतलब है कि कौन सा अधिनियम है या कौन सा एक श्रम अधिनियम है जिसके तहत अगर कोई कर्मचारी को उसके कार्यालय से बहुत टाइम से क्या कर दिया है, कोई बिना कारण उसको बर्खास्त करके रखा है, तो कैसे सुलझाएंगे हम। ऑप्शन ए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ऑप्शन बी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ऑप्शन सी मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 या ऑप्शन डी उनमें उपरोक्त में से कोई नहीं। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। कैसे, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम तो तब होगा जब आप उनको जो है एक न्यूनतम मजदूरी दिए बिना ही काम करवा रहे हो। मजदूरी भुगतान जब आप भुगतान रोक रहे हो। लेकिन अगर किसी के साथ प्रॉब्लम है तो फिर ये औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आएगा जो 1947 में पारित हुआ था। तो साथ साथ ये भी याद रखिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में पारित हुआ था। एक कर्मचारी जो ऑफिस में 1 वर्ष से अधिक से कार्यरत है, केवल उपयुक्त सरकारी कार्यालय या संबंधित जो प्राधिकारी उसकी अनुमति पर ही बर्खास्त किया जा सकता है। अगर कर्मचारी को बर्खास्त करना है तो उसके लिए भी इसको वैध कारण बताना अनिवार्य है। अगर आप किसी को बेवजह बर्खास्त करते हैं तो ये गलत है। जैसे आपका कानून में भी किसी आरोपी को अपराधी मानने से पहले एक बार उसकी सफाई जरूर पूछी जाती है, वैसे और उसके साथ साथ उसको गिरफ्तारी करने का कारण भी बताया जाता है, वैसे ही किसी भी व्यक्ति को बर्खास्त करने से पहले उसका कारण बताना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है, जो नियोक्ता है उसके खिलाफ। ओके, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 19(1) का सी, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 14। अगर सही आंसर इसका देखेंगे तो 19(1) का सी है। चूंकि जल्दी आ गया था इसलिए मैं डायरेक्ट आती हूँ एक्सप्लेनेशन पे। अनुच्छेद 23 बोलता है बालाश्रम पर प्रतिबंध, यानी कि आप किसी के साथ मानव दुर्व्यवहार या बालाश्रम नहीं कर सकते। अनुच्छेद 24 कहता है बाल श्रम प्रतिबंध। अनुच्छेद 14 जो आपको स्वतंत्रता का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है आपको, जो अनुच्छेद 14 है वो, तो समानता वही कानून के समक्ष सब समान है, कानून सबके लिए समान है, इस तरह के समानता का अधिकार देता है। लेकिन जो अनुच्छेद 19 है वह स्वतंत्रता का अधिकार देता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, खास करके 19(1) का सी, जहां पर संघ बनाने की स्वतंत्रता है। आप किसी काम के लिए संघ बना सकते हो, इसी को कहा जाता है ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। तो बिल्कुल इसको ध्यान रखेंगे। ओके, इसमें संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है। ट्रेड यूनियन अधिनियम आया था 1926 में, इसको भी याद रखिएगा। इसी को 2001 में संशोधित कर दिया गया है और इसमें शासन और ट्रेड यूनियनों के बीच अधिकारों को क्या कर दिया गया है, अधिकार क्या है उनके, ऐसे नियम बना के डाल दिया गया है। यानी कहूं तो ट्रेड यूनियन में सरकार और उसके अलावा जो आपके ट्रेड यूनियन है, दोनों के क्या अधिकार है, दोनों के लिए क्या नियम है, ये पूरा एक्सप्लेन है। तो 1926 में उस समय ब्रिटिशों ने एक कानून बनाया था, तो 2001 में हमने इसको वर्तमान में संशोधित कर लिया है। ओके, 8वें नंबर का क्वेश्चन है, सही कथन का चयन करना है। पहला कथन कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 39D में यह कल्पना की गई है कि पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन नीति निर्देशक तत्व की बात कर रहा है। ऑप्शन बी कहता है बॉन्डेड लेबर सिस्टम उन्मूलन अधिनियम, यानी कि बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम की बात कर रहे हैं, 1957 में पारित हुआ था। जो आपका कथन सी है या ऑप्शन सी बोल सकती हूं मैं, बाल श्रम निषेध और उन्मूलन अधिनियम 1979 में पारित हुआ था। ऑप्शन डी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। इसमें सही कथन का चयन करना है। सही कथन अगर चयन करें तो हमारा जो ये वाला है 39D, जो समान कार्य के लिए समान वेतन कहता है, ये सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। कारण मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो आपको बॉन्डेड लेबर सिस्टम है, यानी कि आपका बंधुआ मजदूरी एक्ट है, वो 1976 में आया था, है ना। बाल श्रम प्रतिबंध ये 24 में है, और ये आपका जो ये है 1986 में आया था, जो बाल श्रम प्रतिबंध है ना। तो सबका डेट में और ये प्रावधान में कुछ न कुछ मिस्टेक है, लेकिन आपका ये वाला जो आपका डीपीएसपी में जो आता है संविधान के अनुच्छेद आपका 39D, यहाँ पर जो समान कार्य के लिए समान वेतन बताए गए हैं वो एकदम करेक्ट है, तो ये सही कथन होगा।
9वें नंबर का क्वेश्चन है, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के तहत एक बाल श्रमिक के रूप में पात्र होने के लिए अधिकतम आयु क्या है? मतलब एक बाल श्रमिक कैसा होना चाहिए? अधिकतम आयु, न्यूनतम तो 0 से समझ लो, लेकिन अधिकतम कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 14 वर्ष, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 12 वर्ष। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ एकदम टॉप के क्वेश्चन है, जो कभी मतलब ऐसा है कि जिसको इग्नोर नहीं कर सकते कभी आप, और ये क्वेश्चन आ सकते हैं, एज इट इज भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। भले ऑप्शन में थोड़ा वो हो अलग फेरबदल, लेकिन एज इट इज भी आ सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन क्या सही होगा? 14 वर्ष। 14 वर्ष के बच्चे बाल श्रमिक माने जाते हैं, 14 से 18 वर्ष किशोर में आते हैं। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 है वो कहता है कि कोई भी जो कारखाना है या खनन है, कोई भी खतरनाक उद्योग, वहां पे 14 वर्ष से कम आयु के बालक को आप नियोजित नहीं कर सकते, उन पर ये प्रतिबंध लगाता है। और जो मूल बाल श्रम था यानी कि 1986 वाला, वो 18 प्रकार के खतरनाक उद्योगों पर प्रतिबंध लगाता था, जो 14 वर्ष के वहां पे नियोजित नहीं कर सकते आप बच्चों को करके, है ना। अभी वर्तमान में इसको बढ़ा दिया गया है दायरा को, पर मूल बाल श्रम अधिनियम में 18 प्रकार के खतरनाक उद्योगों पर प्रतिबंध था 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ये बात भी ध्यान रखिएगा क्योंकि मूल अधिनियम इंपॉर्टेंट होता है। 10वां नंबर का क्वेश्चन है, जो मेरा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, कर्मचारी भविष्य निधि योजना का निर्माण किसने किया था? देखिए, अगर आप कर्मचारी हैं तो कर्मचारी का मतलब बीमा, वेतन, उसका मजदूरी, सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है एक श्रम एक्ट के लिए। तो कर्मचारी भविष्य निधि भी एक बीमा अधिनियम के रूप में इंपॉर्टेंट है। तो इसका निर्माण किसने किया है? ऑप्शन ए चिकित्सा लाभ परिषद, ऑप्शन बी ESIC, ऑप्शन सी राज्य सरकार, या ऑप्शन डी केंद्र सरकार। जो कर्मचारी भविष्य निधि एक्चुअल में केंद्र सरकार की योजना है और केंद्र सरकार ने इसको लाया था। कर्मचारी जो भविष्य निधि को कहा जाता है EPF, ओके, EPF, ध्यान रखिएगा इसको, EPF कहा जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि के जो विविध प्रावधान है, ये 1952 कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के नाम से ये लाया गया था। ये अधिनियम, ये इसकी जो है ये केंद्र की मुख्य योजना है, और इसके लिए जो इस योजना के लिए एक संगठन काम करता है जिसको कहा जाता है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, यानी कि EPFO। इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जो है कार्यालय अलग अलग शामिल होते हैं जिसमें 20 या अधिक कर्मचारी होते हैं। ऐसे हर कार्यालय जहां पर 20 या अधिक कर्मचारी हैं वो EPFO के अंदर आएंगे। तो कर्मचारी भविष्य निधि योजना में ऐसा हर एक कार्यालय जहां पे 20 से अधिक कर्मचारी हैं वहां पे योजना लागू होगी। वहां पर एक संगठन बनेगा जिसको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कहा जाएगा, और ये केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है कर्मचारी भविष्य निधि विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत। ध्यान रखिएगा, ये 3 क्वेश्चन अलग से और बनते हैं इसके स्पष्टीकरण से। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। छोटा सेशन था परंतु मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए इसको बनाया है अच्छे से। इसके बाद और ज्यादा क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके, धन्यवाद। जय जोहार।